नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की क्लास। और आज अपन स्टार्ट करेंगे नई वाली यूनिट। नई वाली यूनिट कौन सी है? यूनिट 4, तरंगे, वेव्स। यूनिट बहुत ही प्यारी सी है और बहुत ही चीजें इसमें भी समझने लायक है। कॉन्सेप्चुअल चीजें है, खासतौर पर जो डॉपलर प्रभाव वगैरह ये हुआ। बाकी वेव्स के भी लगभग लगभग चीजें बहुत समझने की चीजें है। ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, या फिर इस टाइप की कोई चीज नहीं है, सभी कुछ समझने का मैटर है। ठीक है, यूनिट 4 की बात करें तो इसमें जो टॉपिक है आपके जो सिलेबस में जो साफ तौर पे जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है एक्चुअली तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव। ये दो लाइनें लिखी हुई है आपके सिलेबस में। देखे तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव, ये दो लाइनें लिखी हुई है। लेकिन अगर इस अध्यारोपण को खोल के देखे, सुपरपोजिशन को खोल के देखे तो वो अपने आप में सुपरपोजिशन 4 घटनाओं में शामिल होता है: व्यतिकरण, विस्पंद, अपरिगामी तरंग और लिसाजू की आकृतियां। ठीक है, ये 4 घटनाएं हैं जो इस सुपरपोजिशन के सिद्धांत पर आधारित है, अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो वही देखेंगे भाई 2016, 18, 2022 की 28 वाली शिफ्ट और 2022 की 29 वाली शिफ्ट में किससे कितने सवाल आए। ठीक है, अपन बात करते हैं 2016 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो व्यतिकरण में जो टॉपिक है ना, जैसे कि अब तक आपके जो भी है इन 4 में से जो भी सवाल पूछे गए वो व्यतिकरण, जो अध्यारोपण के जो 4 टॉपिक है, 4 हालांकि सिलेबस में लिखे हुए नहीं है, ये लिखे हुए नहीं, लेकिन चूंकि अध्यारोपण है इसका मतलब ये चारों भी शामिल है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब तक जो सवाल पूछे गए वो सिर्फ व्यतिकरण और आपके अपरिगामी तरंग, इनसे सवाल आए। व्यतिकरण और अपरिगामी तरंग से सवाल आए। अपरिगामी तरंग से तो देखोगे ना तो हर साल 2016 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, हर एक पेपर में एक सवाल अपरिगामी तरंग से आता है, फिक्स है। देख लो, 16 में आया, 18 में आया, 2022 की 28 वाली शिफ्ट में आया और 29 वाली शिफ्ट में भी आया। व्यतिकरण से सवाल 2016 में पूछा एक और उसके बाद 2022, और ये दोनों सेम टाइप के। व्यतिकरण के तो एक फिक्स टाइप है, वो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट वाले जो सवाल है ना, वो वही टाइप के लगभग सवाल आते। इस बार भी वही चीज है लगभग। ठीक है, ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं, और कुछ बदलेगा भी तो वो आपको मैंने बता दिया है। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो अगर बात करें 2016 में, तो 2016 में एक सवाल पूछा गया व्यतिकरण से, एक पूछा गया अपरिगामी तरंग, एक सवाल डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव से भी एक सवाल फिक्स है, देख लो, हर एक साल एक एक सवाल डॉपलर प्रभाव से भी आया है। ठीक है, तो 2016 में 3 सवाल, एक सवाल व्यतिकरण से, एक सवाल अपरिगामी तरंग से और एक सवाल डॉपलर प्रभाव से। 2018 में देखें तो एक सवाल ये मैंने ऊपर लिखा एक्स्ट्रा वाली, किससे पूछा गया? वेग से संबंधित, जो अपनी तरंग है, तरंगों के वेग से संबंधित बेसिक जानकारी थी। ठीक है, तरंग से संबंधित तो बेसिक जानकारी होती है कि उनका वेग, क्योंकि वेग अपने शामिल होता ही है भाई, जो अपन वी लेते हैं, जो ध्वनि का वेग वगैरह, ठीक है, डोरी में उत्पन्न तरंग उनका वेग हुआ, जो भी हुआ, तो वेग अपन वैसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित एक सवाल पूछ लिया गया और सेम टू सेम टाइप का सवाल 2022 के 28 वाली शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। ठीक है, तो 2018 में 3 सवाल, ये देखो, ये तो फिक्स है, एक सवाल, इस 2 सवाल तो इनसे फिक्स है, एक तो अपरिगामी तरंग से बन रहा है और एक डॉपलर प्रभाव। 2 सवाल तो यहां से फिक्स है, 2 सवाल तो यहां से ये फिक्स ही बन रहा है। ठीक है, और जैसे कि अपरिगामी तरंग है तो ये तो फिर भी चलो आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत ये आपको अध्यारोपण का ज्ञान आवश्यक है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लर्न करो तो भी ऐसा मेरे को सीखना ही ऐसे ही, तो कुछ चीजें माइंड में याद रख के फिर ये डायरेक्ट भी सीख सकते हो बिना कुछ किए। तो ये 2 सवाल तो यहाँ से फिक्स हो रहे हैं। और ये डॉपलर प्रभाव के लिए तो आपको ये अध्यारोपण सीखने का काम नहीं, डायरेक्ट भी अगर डॉपलर प्रभाव में आपको सिखाऊं तो वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है पूरा इसका ब्यौरा कि अब तक कितने क्या सवाल आए। 2022 में देखो तो 22 में 3 सवाल आए, हर एक साल 3 सवाल आते हैं, 3 में से 2 ये और एक कोई भी और, व्यतिकरण से आओ या फिर कहीं यहां से आ जाओ। ठीक है, चलिए अब की बार भी यही होगा, एक सवाल अपरिगामी तरंग से आना ही है, डॉपलर प्रभाव से आना ही है। और देखो, विस्पंद और लिसाजू की आकृति इनको छोड़ नहीं सकते, बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है,
ठीक है, छोटी सी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी है। विस्पन तो इंपॉर्टेंट है, विस्पन से सवाल पूछा जाता है, हालांकि आपको नहीं पूछा गया आज तक, वो बात और है, लेकिन इस बार पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे लग रहा है कि पूछा भी जा सकता है विस्पन से सवाल, ठीक है ना। अब की बार ये हो सकता है पैटर्न के भी एक सवाल अप्रगामी तरंग से आए, एक सवाल डॉपलर और एक सवाल विस्पन से आ जाए, ठीक है ना। चलो अब सबसे मेन बात, ये तो रहा ब्यौरा, ये सब कुछ मतलब कैसा पेपर का पैटर्न रहता है क्या है। अब 2022 में मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ाया था, सारे टॉपिक ये सही से कवर किए हुए हैं 2022 में, ठीक है। अपने को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है नहीं, एक ही चीज को दोबारा करने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। 2022 में जो चीज की गई थी वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, और आपको वो देखनी है बस, भले वो व्हाइट बोर्ड पे है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वाला मैं ही हूं, कॉन्सेप्ट वही है, और सवाल भी उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके 2025 के पेपर में आपको मिलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं कि व्हाइट बोर्ड पे एकदम से आगे क्या हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना वो टेस्ट सीरीज में दे देंगे, टेस्ट सीरीज में आपके इनमें से और अच्छे से क्वेश्चंस बना के वो वगैरह, उनके वीडियो सॉल्यूशन में हम नई नई चीजें, मतलब जो नए सवाल आएंगे, ठीक है, उनको किसी डिफरेंट ढंग से सॉल्व करना, उनके मेथड वगैरह, उन चीजों पे अपन ज्यादा मतलब टाइम लगाना मेरे ख्याल से सही रहे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करो उससे बढ़िया मतलब कुछ नई चीज करो, कि मतलब ताकि नए कॉन्सेप्ट या नए तरीके से मैं कुछ और बता दूं, वो काम क्या आएगा। बाकी उसमें तो क्या रहेगा, मैं अगर मान लो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दूं वही चीज होगी, वो इस पे डिजिटल बोर्ड पे रहेगा और आपको सिर्फ नोट्स मिल जाएंगे, बस बात ये है, ठीक है। नोट्स तो उसके भी कोई बनाएगा, जैसे ही कोई बनाएगा, जैसे कि ये डॉलर वाला चैप्टर है, उसके नोट्स किसी ने बनाए, मैंने शेयर कर दिए, ठीक है, वैसे वैसे इसके भी कोई बन के आएंगे, हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको 2000 जो पहले वाली क्लास और की थी 2022 वाली वही देखनी है, ये आपकी ऐड कर दी गई है, चलिए आपको लेके चलता हूँ 2022 में। बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, सवाल वहां से बाहर नहीं जाने वाला, वहां से बाहर आप 2022 का पेपर देख लो, 28 वाली शिफ्ट का, 29 वाली शिफ्ट का सवाल वहां से ऐसे कैसे हूबहू मतलब निकल के आए। तो चलिए 2022 में मूव करते हैं और वहां से आपको सब कुछ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले पढ़ लेते हैं भाई तरंग कितने प्रकार की होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जो कि जरूरी है, कहीं पर टर्म्स कुछ आएगी, अगर मैं बोलूँगा कहीं पर अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी, प्रगामी, तो चीज़ें अपनी थोड़ी सी मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, वैसे तो है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको भी बहुत मस्त से समझ सकते हैं, बेसिक में मतलब एक दो लेक्चर निकल जाएंगे, लेकिन इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो जल्दी जल्दी शॉर्ट में निपटाते हैं चीज़ों को। देखो जो तरंगे होती है उनको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, दूसरा होता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। जो तरंगे होती है उनको दो प्रकार से करते डिसाइड, एक तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा ऊर्जा संचरण के आधार पर, दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटते हैं आगे, और एक तो होता है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे, एक तो होता है यांत्रिक या प्रत्यास्थ, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक या प्रत्यास्थ या फिर विद्युत चुंबकीय, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती है, देखो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी कि जो यांत्रिक बोलो या प्रत्यास्थ बोलो बात एक ही है, ठीक है, यांत्रिक या प्रत्यास्थ। तो यांत्रिक तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि उन जो तरंग है उनको बहने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगों के संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ध्वनि तरंगे, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु चाहिए होती है। अगर वायु ना हो, अगर जहाँ हवा नहीं है, अगर निर्वात है, तो वह आपने कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ गए, कुछ सुनाई नहीं देगा। बहुत बार आपने देखा है कि अपन मतलब बाइक पे जाते होते हैं, ठीक है, बाइक पे जा रहे होते हैं, लेकिन मतलब ऐसे होता है कि मतलब पीछे वाला बोलता है ना, वो अपने को सुनाई नहीं देता, वो अपने को सुना ही नहीं देता, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से बहती है ना, तो मतलब क्या होता है, वो हवा उसको ध्वनि को पीछे की तरफ बहा ले जाती है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये ध्वनि क्या किसी माध्यम पर डिपेंड कर रही है, किस माध्यम पर डिपेंड कर रही है, हवा के माध्यम पर, ठीक है। और अगर वही बोले हवा कितनी भी तेज़ चल रही हो और मतलब कुछ भी हो, अगर लाइट है तो लाइट पे कुछ भी माध्यम का इफेक्ट नहीं है, लाइट निर्वात में भी गति कर सकती है, ठीक है। तो देखो लाइट तो सेम ही काम करेगी, लेकिन ध्वनि में फर्क हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक तो क्या होती है, ध्वनि तरंगे, डोरी में तरंगे, डोरी टाइप की डोरी जिसमें ऐसे हिलाओ तो मतलब डोरी में ऐसे वेव्स बनती है ना, ऐसे डोरी को अगर ऐसे ऐसे करते हैं बहुत बार, ठीक है, तो उसमें डोरी में वेव्स बनती है। एक होती है जल तरंगे, जब आप समुद्र के किनारे वगैरह या फिर आप अपने गाँव में भी जो तालाब वगैरह उसके किनारे आपके आसपास छोटा मोटा डैम हो उसके किनारे देखो जो पानी की तरंगे ऐसे आती है ना, ठीक है, वो क्या है, सारी वेव्स है। भूकंप तरंगे, इन सभी के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए होता है। इनको बहने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, ठीक है, इनको बहने के लिए माध्यम चाहिए। तो इनको बोलते हैं यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे। एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी संचरण हो सकता है। इनका संचरण निर्वात में भी हो सकता है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। अब जैसे लाइट है, अगर वायु नहीं भी होना तो भी लाइट जहाँ तक आपको भेजना है लाइट को वहाँ तक जा सकती है। ये रेडियो तरंग यानी कि मतलब अपने फ़ोन में जो आ रहा है वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, फ़ोन में जो सिग्नल वगैरह है वो यही तरंग है, ठीक है। तो जो फ़ोन में सिग्नल आ रहा है उसमें कोई हवा का फर्क नहीं पड़ता, हवा कितनी भी तेज हो कुछ भी हो, ठीक है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। माध्यम में कुछ भी चेंज हो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला, समझ गए। आप सिंपली देख लो ना भाई, एक जगह आप साउंड का वो रख दो, स्पीकर रख दो, ठीक है, अब एक जगह लाइट रख दो, सामने की दीवार है, ठीक है, सामने की दीवार पे लाइट मारो और स्पीकर का साउंड देखो, दोनों मतलब नॉर्मली तो अभी जाएंगे। अभी क्या करो, सामने से बहुत ज़ोर से भी फैन स्टार्ट कर दो, सामने से आ रही है हवा आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, साउंड तो कहीं नहीं कि रुक जाएगा, साउंड कहीं नहीं कि रुक जाएगा, या फिर उसकी जो मतलब तेज होगा थोड़ा कम होगा, मतलब जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम प्राप्त होगी। लेकिन लाइट का तो सेम ही रहेगा, लाइट में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, समझ गए। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि भाई ध्वनि तरंगे माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम होगा तो ही ध्वनि तरंगे आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, आवाज़ निर्वात में नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ, और ये जो ये प्रकाश तरंगे है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, समझ गए। तो ये हो गया माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो अभी जो यांत्रिक और अप्रत्यास्थ तरंगे, इनको आगे दो तरीकों में और बांटते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इनको आगे जाके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो में और डिवाइड करते हैं। एक होता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण यानी कि उसमें दो होता है, परगामी अपरगामी। परगामी अपरगामी, परगामी मतलब आगे जाना, अपरगामी मतलब आगे नहीं जाना। सिंपल सी बात है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती है ये वेव, क्या होती है, निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, फिक्स वेग से, तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उस ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, ठीक है। ये तरंगे निश्चित वेग से आगे बढ़ती है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। दूसरी होती है अपरगामी। अपरगामी मतलब दो सीमाओं के मध्य स्थित, ये आगे नहीं बढ़ेगी, दो सीमाओं के मध्य फिक्स लिमिटेड रहती है, ठीक है। दो सीमाओं के मध्य स्थित तथा ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं होता, समझ गए। परगामी अपरगामी, दो सीमाओं के मध्य स्थिर तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। वैसे समझने को तो बहुत अच्छे टॉपिक है परगामी अपरगामी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अपन जाएंगे नहीं क्योंकि सवाल इनसे पूछे नहीं गए, ठीक है। चलिए इन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इनमें संपीड़न तथा क्या होता है, विलयन होता है। संपीड़न और विलयन, संपीड़न पर माध्यम का घनत्व एवं दाब अधिक तथा विलयन पर कम होता है। अब देखो क्या होता है, जब भी ये तरंगे गति करते हैं तो माध्यम के कण होते हैं ना, वो आगे पीछे करते गति, ऐसे आगे पीछे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तरंग संचरण की अगर तरंग इस साइड बह रही है, तरंग की दिशा इस साइड है, तो माध्यम के कण ऐसे ऐसे करते हैं कंपन, ऐसे ऐसे, समझ गए। ये कोई कण है, ये मान लिया ये कोई कण है, तो एक बार ऐसे जाएगा आगे, एक बार पीछे जाएगा, समझ गए, ऐसे होगा। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जब दोनों कण एक दिशा में आ रहे हैं तब यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर घनत्व अधिक होगा। दोनों कण पास पास आ रहे हैं, और जब ये दोनों ही कण दूर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया यहाँ पे देख लो, एक कण ये, एक कण ये कण भी चलो इस साइड जा रहा है और ये कण भी इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विरलन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, विरलन। यहाँ पर क्या होगा, माध्यम का दाब और घनत्व दोनों क्या होंगे, कम होंगे। दोनों क्या होंगे, क्यों कम होंगे, क्यों, क्योंकि माध्यम के कण भाई, माध्यम सिंपल सा लॉजिक है, माध्यम के कण क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा ऐसे है तो एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा।
इस प्रकार कंपन करेगा। अगर इसके पास वाला को दूसरा कण है वो भी एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार जब ऐसा होगा कि भाई दोनों किसी स्थिति पर दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, संपीड़न। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि ये भी इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, तो यहाँ हो जाता है विरलन। समझ गए? तो संपीड़न पर क्या होगा, घनत्व और दाब अधिक। भाई संपीड़न हो रहा है तो घनत्व और दाब अधिक, सीधी सी बात है, सबसे मालूम पड़ा था। विरलन यानी कि दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि जो ये दाब और घनत्व वो क्या होंगे, कम होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे। अब इनको क्या किया जाता है, इनको अपन साइन वेव से शो करते हैं। साइन और कॉस थीटा वाली जो समीकरण है उनसे अपन इन सारी वेव्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इसी को फॉलो करते हैं। जहाँ संपीड़न होगा वहाँ मैक्सिमम अपन मानेंगे कि दाब और घनत्व मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ कम, विरलन पे कम, यहाँ मैक्सिमम, ठीक है। और एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी होती है लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। समझ गए? लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ। मतलब एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा, और एक संपीड़न और एक जो है विरलन, एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। कितनी होती है, λ/2। समझ गए? एक संपीड़न और संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा, और एक संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी λ/2। अगर एक विरलन तो यहाँ पर भी एक विरलन आएगा ऐसे, तो इनके बीच की दूरी भी लैम्बडा। संपीड़न संपीड़न लैम्बडा, विरलन विरलन लैम्बडा, और संपीड़न विरलन λ/2। कितना, λ/2। समझ गए? ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, वायु में संचरित ध्वनि तरंगे। वायु में संचरित ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। वायु में संचरित ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। और जल के भीतर तरंगे, ये भी किसका उदाहरण है, अनुदैर्ध्य का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अनुप्रस्थ। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ, यानी कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य पड़ा उसमें तो क्या हो रहा था, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब तरंग ऐसे जाएगी तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे, ऊपर नीचे। समझ गए? यानी कि ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। देखो ये जो तरंग है वो ऐसे जा रही है, तरंग ऐसे जा रही है, माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब देखो ये इस साइन वेव से कंपेयर, आप कहोगे सर उसमें भी ये ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही, ये तो सिर्फ साइन वेव है, इस वेव को दिखाने के लिए, ठीक है। जबकि उसमें जो माध्यम के कण वो ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे, जबकि इसमें कंपन कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। समझ गए? उसमें कंपन ऐसे ऐसे कर ऊपर नीचे, जबकि उसमें तो ऐसे ऐसे था। समझ गए? हाँ, ये कंफ्यूजन, ये तो सिर्फ साइन वेव क्या करती है, आप ऐसे ऐसे कंपन करोगे तो उसको भी साइन वेव से दिखाया जाता है, और ऐसे ऐसे कंपन करोगे तो उसको भी साइन वेव से ही दिखाया जाता है। समझ गए? हाँ, कंफ्यूज मत नहीं होने का। तो मतलब माध्यम के कण क्या है, माध्यम के कण मतलब ऐसे ऊपर नीचे कंपन करें, ऊपर नीचे अधिकतम, ठीक है। जब ये माध्यम का कण ऊपर करेगा कंपन, तो जैसे कि माध्यम का कण ऊपर आया तो मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये माध्यम का कण इस स्थिति पे नीचे गया तो मैंने क्या शो कर दिया, गर्त, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से होगा, जब विस्थापन को यानी कि ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग, ये होती है एक माध्य स्थिति, ये होती है माध्य स्थिति। ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त, ठीक है। ऊपर नीचे वो होगा, कंपन होगा, तो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन क्या होगा, स्रंग, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन गर्त। और एक स्रंग और दूसरे स्रंग के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/2, सॉरी लैम्बडा, ठीक है। और एक स्रंग और एक गर्त के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/2। ये कितनी होगी, λ/2, ठीक है। ये स्रंग और स्रंग के बीच की दूरी लैम्बडा और इनके बीच की दूरी λ/2। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट जहाँ से तरंग अपने को रिपीट करना स्टार्ट करती है, यहाँ से देखो तरंग फिर से हो रही है रिपीट, यहाँ फिर से रिपीट, तो वो एक दूरी कहलाती है लैम्बडा, ठीक है। जैसे कि इसके और इसके बीच की दूरी भी क्या होगी, लैम्बडा, ये पूरी लैम्बडा होगी, ये λ/2 होगी। समझ गए? ये भी λ/2, ये λ/2, टोटल लैम्बडा। समझ गए? ऐसे होता है। तो जो पॉइंट जो सिमिलर है, जैसे कि ये पॉइंट देख लो, यहाँ का यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, तो ये दूरी पूरी कितनी होगी, लैम्बडा होगी, ये पूरी दूरी लैम्बडा, ये λ/2, ये λ/2। समझ गए? तो ये भी स्रंग, यहाँ भी क्या होगा, ये स्रंग होगा। तो एक स्रंग और दूसरे स्रंग के बीच की दूरी लैम्बडा, स्रंग और गर्त के बीच की दूरी λ/2। सेम ऐसा ही है, संपीड़न संपीड़न के बीच की दूरी लैम्बडा, विरलन विरलन लैम्बडा, ठीक है। और विरलन और संपीड़न के बीच की दूरी λ/2। उसी प्रकार यहाँ स्रंग स्रंग और गर्त गर्त, ठीक है, गर्त और गर्त, ये भी लैम्बडा होगा, गर्त और गर्त, और स्रंग और गर्त के बीच की दूरी λ/2, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। समझ गए?
इसमें माध्यम के कण ऊपर नीचे वो करेंगे कंपन, जबकि उसमें माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ठीक है, ये साइन तो क्या है, ये तो साइन वेव है जो शो करता है उसको कि भाई हाँ, ऊपर वाला क्या शो करता है, सरंग या फिर उसमें संपीड़न। ऐसे साइन तो शो करने के लिए बताया जाता है, साइन वेव वाली समीकरण, ठीक है, साइन या कॉस समीकरण उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी कंपन तो कैसे होता है, अनुदैर्ध्य में आगे पीछे और इसमें ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें तरंग ऐसे जा रही है, उसमें तरंग ऐसे जा रही है, तो उसमें तरंग संचरण की दिशा में, इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। ठीक है, और ये कंपन कौन करेगा, ये माध्यम के कण करेंगे कंपन। कौन करेगा, माध्यम के कण। ठीक है, जिस माध्यम से होकर वो गुजर रही है वेव वो। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अभी जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल बताना भूल गया था अनुप्रस्थ का। ठीक है, अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो डोरी, जैसे कि 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। ये हमेशा पूछा जाता है कि भाई तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है, तो आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे कि डोरी को आप खींच के रख लो, फिर ऐसे मारो झटका तो ऐसे वेव्स निकलती है, ऐसे वेव्स। या फिर बहुत सारे लोग आजकल जिम में वो एक्सरसाइज के लिए भी दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, उसमें वो वेव्स ऐसे आगे पीछे होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या है, अनुप्रस्थ का उदाहरण है तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, जिसमें क्या होता है, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं। यानी कि डोरी देखोगे तो डोरी के कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं कंपन। डोरी के कण एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो एक स्पेशल डिफरेंस है इनमें कि भाई अनुदैर्ध्य है ना, इनका संचरण सभी माध्यम में संभव है। ये कभी भी पूछे तो ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य तरंग है, इनका संचरण सभी माध्यम में संभव है, जबकि जो अनुप्रस्थ है उनका सभी माध्यम में संभव नहीं। जो अनुप्रस्थ होती है तरंगे, उनका संचरण सभी माध्यम में संभव नहीं हो पाता, जबकि अनुदैर्ध्य का सभी माध्यम में संभव होता है। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है बेसिक चीज़ें। अब देखो ये पढ़ते हैं कि भाई जो तरंग होती है, तरंग को समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार अपन सरल आवत गति को समीकरण में व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इस तरंग गति को भी समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण क्या होता है, धनात्मक x दिशा में समीकरण होता है y a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और ऋणात्मक x दिशा में समीकरण होता है y इक्वल a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। यानी कि अगर तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे पॉजिटिव एक्स साइड में, तो समीकरण ये आएगा y a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और अगर तरंग ऐसे जा रही है नेगेटिव x की तरफ, तो y a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ठीक है, अब ये सब कुछ क्या है, ये ओमेगा के ए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो y तो क्या है, y है आपके जो कण है जो कंपन करेंगे जब सरल आवत गति हो, सॉरी जब ये तरंग आगे जाएगी, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, या तो ऊपर नीचे करते हैं कंपन, या फिर करते हैं आगे पीछे। तो y क्या है, कंपन करने वाले कणों का, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है, जो कण कंपन करेंगे, माध्यम के कण, कौन करता है कंपन, कंपन करते हैं माध्यम के कण। तो वो माध्यम के कण जो कंपन करने वाले हैं, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है, तो ये माध्य स्थिति से विस्थापन शो करेगा। ये क्या है, x क्या है, टाइम नहीं है, ये x टाइम नहीं है, ध्यान रखना। x क्या है भी, x दूरी पे, मतलब तरंग, जो तरंग जाती है ना, कि मतलब कि भाई ऐसे जा रही है इस साइड, ठीक है, तो वो x लेंथ को शो कर रहा है, दूरी को शो कर रहा है, टाइम को शो नहीं कर रहा, ध्यान रखना। और y क्या है, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है, अब x क्या है, कण की स्थिति, कण की स्थिति, कण की स्थिति। मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई ये बहुत सारे कण हैं, जब तरंग क्या कर रही है, गति कर रही है, तो बहुत सारे कण हैं। तो ये सारे कण क्या होंगे, तरंग अगर गति करेगी ऐसे ऐसे, तो एक बार ये कण ऊपर जाएगा, ये कण नीचे जाएगा, ये कण ऊपर जाएगा, ये कण नीचे जाएगा, ऐसे होगा ऊपर नीचे। तो इस कण की स्थिति को कौन दिखाएगा, x। जैसे यहाँ का कोई कण है, उसकी स्थिति कौन दिखाएगा, x। तो इसके अनुदेश इसकी स्थिति को दिखाएगा x, और ऊपर नीचे की स्थिति को कौन दिखाएगा, y। ऊपर नीचे की स्थिति को दिखाएगा y। ठीक है, तो x क्या हुआ यहाँ पर, जो तरंग संचरण की दिशा में कण की स्थिति, ये भी कण कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखो उसके अलावा y हो गया क्लियर, x हो गया क्लियर। ठीक है, अब a क्या है, a होता है आयाम, यानी कि जो
ये आयाम पॉजिटिव हो गया, अगर ये है तो नेगेटिव नीचे वाला, ठीक है। यानी कि कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, आयाम क्या हो जाएगा ए, कंपन करने वाले कणों का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक है। और ओमेगा, तो ओमेगा आपको पता है क्या होगा, 2π/T, 2π/T, तो टी क्या है, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा आवर्तकाल, ठीक है। और के क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। और एक आता है लैम्बडा और आता है यहाँ पर, तो लैम्बडा ये दूरी होती है लैम्बडा, और ये दूरी आप देखोगे इतनी सी, तो ये होती है λ/2, ये भी λ/2, समझ गए, ये भी ये भी λ/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर पूरी मतलब ये पूरा एक पॉइंट से यहाँ तक लैम्बडा, अगर इसका आधा यहाँ देखोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा λ/2, ये आधा वाला ये पोर्शन, ठीक है। बाकी चलो सारी चीज़ें अपन समझते हैं आगे क्योंकि इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तरंग का वेग आ सकता है, क्योंकि वेग पे फॉर्मूला बनता है इस के से, ठीक है। तो इस तरंग से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें, समीकरण क्या है, y = a sin ωt माइनस प्लस kx, माइनस यानी कि जब पॉजिटिव दिशा में जाएगा तो माइनस और नेगेटिव दिशा में जाएगा तो प्लस kx, ठीक है। तो देखो y क्या है, कंपन कर रहे माध्यम के कण का माध्य स्थिति से विस्थापन, y क्या शो कर रहा है कि जो कण जो है माध्यम का जो कंपन कर रहा है उसका माध्य स्थिति से विस्थापन, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे समझ गए। माध्यम के कण की स्थिति यानी कि भाई कण कहाँ पर स्थित है, माध्यम का कण कहाँ पर स्थित है और वो कौन सा कण, जैसे कि भाई कोई तरंग है आगे बढ़ रही है, ठीक है, कोई तरंग आगे बढ़ रही है तो यहाँ बहुत सारे कण होंगे, माध्यम में बहुत सारे कण होंगे, एक कण ये भी होगा, 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 ठीक है। तो x क्या शो करेगा कि भाई कौन से कण की बात कर रहे हैं, कि भाई मैं इस कण की बात कर रहा हूँ तो मैं ये वाला x लिखूंगा, अगर x = 2 सेंटीमीटर है तो मैं x कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई कण अगर यहाँ से तरंग स्टार्ट होती है तो 2 सेंटीमीटर पर है तो यानी कि x = 2 सेंटीमीटर, कि भाई x = 2 सेंटीमीटर पर स्थित अपन कण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा x = 2, और x = 2 सेंटीमीटर पर कण फिर क्या करेगा, वो ऊपर नीचे दोलन करेगा, क्या करेगा, कंपन करेगा, तो वो अधिकतम कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वो चीज़ अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। ए क्या है, आयाम, ए क्या होता है, आयाम होता है, वो सभी को पता है, कंपन कर रहे माध्यम के कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी कि ये अधिकतम विस्थापन, ठीक है। ये जैसे कि ये कंपन करेगा ऊपर नीचे करो, आगे पीछे करो, तो ये माध्य स्थिति होगी, ठीक है। तो ये अधिकतम विस्थापन ऊपर वाला, ये नीचे वाला अधिकतम विस्थापन, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय, एक कंपन पूरा करने में लगा समय, ठीक है, वो होता है आवर्तकाल, ठीक है। n क्या है, आवर्ती, यानी कि कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। आवर्ती और आवर्तकाल मैंने जब सरल गति पढ़ाया था उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, कि भाई आवर्ती और आवर्तकाल क्या चीज़ें होती है। तो आवर्ती क्या होती है, कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की, यानी कि 1 सेकंड में कितने कंपन वो कर सकता है, समझ गए। आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक नया शब्द आता है लैम्बडा, यानी कि तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, वो क्या होता है, एक्चुअली माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के दौरान तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका मात्रक मीटर में होता है। देखो आपको पता है माध्यम का कण क्या करेगा, ऊपर नीचे वो करेगा कंपन। अब जब माध्यम का कण ऊपर नीचे कंपन करेगा तो तरंग उसके लिए रुकी हुई थोड़ी रहेगी, ठीक है, तरंग को तो आगे बढ़ना है। तो जब तक ये माध्यम का कण यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाके फिर नीचे आके वापस नीचे जाके फिर यहाँ जब तक अपना एक कंपन पूरा नहीं कर लेता तब तक तरंग जितनी आगे बढ़ती है, जितनी दूरी तय कर लेती है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसका मात्रक किसमें होता है, मीटर में। चलिए अब देखो, अब एक चीज़ आती है तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है, एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। तरंग संख्या क्या होती है, एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, यानी कि मतलब 1 मीटर लंबाई में कितनी तरंग होती है, मतलब ठीक है, कितनी वेव्स बन रही है एक लंबाई में, उसको बोलते हैं तरंग संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कोणीय तरंग संख्या के, एक होता है कोणीय तरंग संख्या, के इक्वल टू कोणीय तरंग संख्या, यानी कि कोणीय आ गया, मतलब अपने को पता है एक होती है आवर्ती, आवर्ती को 2 पाई से गुणा कर दे तो बन जाता है कोणीय आवर्ती। उसी प्रकार जब इस तरंग संख्या को 2 पाई से गुणा कर दे तो बन जाता है कोणीय तरंग संख्या। वो होता है k = 2 पाई × 1/λ, यानी कि k = 2 पाई/λ। इसको संचरण नीतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचरण नीतांक। k = 2 पाई/λ, k = 2 पाई/λ क्या होगा, संचरण नीतांक। एक होता है तरंग वेग,
एक होता है तरंग वेग। तो कि भाई तरंग किस वेग से गति करते तो वो निकालोगे कैसे? तो देखो वो भी निकालना ईजी है। कैसे? आपको पता है एक कंपन में तय की हुई दूरी, जब कोई भी कण एक पूरा कंपन करता है तब तक तरंग कितनी दूरी तय करती है? तो मैंने बताया था लैम्बडा। एक कंपन में तरंग कितनी दूरी तय करती है? लैम्बडा। ठीक है, और एक कंपन में लगा समय टी। ठीक है, तो इस जो तरंग का वेग क्या होगा? v इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, क्योंकि अपने वो वेग किसका निकालना है? किसका निकालना है? तरंग का वेग निकालना है। तो जब तक कोई कण है वो एक कंपन तय करेगा तब तक ये जो तरंग है लैम्बडा दूरी तय करेगी, और उस एक कंपन को तय करने में लगा समय टी होता है। तो v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। अब देखो 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? n लिख सकता हूँ, यानी कि आवृत्ति। ठीक है, इस बहुत से एन भी लिखते हैं, बहुत बार एफ भी लिखते हैं। ठीक है, वी इक्वल टू कोई एफ में लिख रहा है तो एफ लैम्बडा, समझ गए? कंफ्यूज नहीं होता है। ये आवृत्ति है, एन क्या है? आवृत्ति है। एन क्या है? आवृत्ति। समझ गए? ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो वी बराबर क्या हो गया? लैम्बडा बाय टी, या फिर वी इक्वल टू एन लैम्बडा, या फिर एफ लैम्बडा, जो भी आप जैसे भी याद रखना चाहो। ठीक है, ये हो गया। बाकी सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये ध्यान रखना, वी यानी कि एक कंपन में कितनी दूरी तय करती है, जो है क्या बोलते हैं अपनी तरंग, वो तय करती है लैम्बडा, और कितना समय लगता है टी, तो लैम्बडा बाय टी। बाकी तो आप बदल सकते हो चीज़ें। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तरंग वेग। और देखो नेक्स्ट आता है किसमें? कला में अंतर, और जो पथ होता है पथ में अंतर। तो कला में अंतर को बोलते हैं कला अंतर, और पथ में अंतर को पथांतर। वैसे ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरी मन कर रहा है कि मतलब मैं आपको समझाऊं सारी चीज़ें अच्छे से। ठीक है, लेकिन चूंकि अपने पास टाइम है नहीं, और मतलब इसमें अब अपने को इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या दे देंगे, अगर समीकरण देने के, समीकरण में से बोल देंगे कि भाई इस तरंग का वेग निकालो, तो आपको दोनों समीकरण की क्या करनी है? जो अपनी स्टैंडर्ड समीकरण है उसकी, और जो समीकरण दी हुई होगी उसकी क्या करनी है? आपको तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपको ये मान निकाल लेने चाहिए, वी का ले लो, के का ले लो, ओमेगा का ले लो, ये मान आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी है बहुत टॉपिक मस्त है, समझने वाला है। तो चलिए, एक होता है कला अंतर, एक होता है पथांतर। कला यानी दो कंपित कणों की कला में अंतर को क्या बोलते हैं? कला अंतर। और दो कंपित कणों के पथ में अंतर को पथांतर। तो कला अंतर मतलब क्या होगा? एंगल थीटा, उसमें अंतर, तो वो किस में आएगा? रेडियन में। और पथ यानी कि दूरी, तो वो किस में आएगा? मीटर में। अब एक बहुत ही फेमस फार्मूला है कलांतर व पथांतर में संबंध। आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई कलांतर बराबर होता है 2π लैम्बडा इंटू पथांतर। कलांतर बराबर 2π लैम्बडा इंटू पथांतर। अगर कभी इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो देखो याद रखना, ये किस में होगा? लैम्बडा मीटर में, ये पथांतर किस में होगा? मीटर में। आपको ये किस में चाहिए? रेडियन में। तो जब ये मीटर से मीटर कैंसिल होगा तभी तो आएगा ये रेडियन में, समझ गए? तो इसका मतलब लैम्बडा हमेशा नीचे आएगा और ये हमेशा गुणा में रहेगा, समझ गए? तभी तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये कलांतर किस में आएगा? रेडियन में आएगा, समझ गए? तो कलांतर बराबर 2π लैम्बडा इंटू पथांतर। ठीक है, अब होता है, आप सभी को पता है, एक होता है फॉर्मूला v इक्वल टू एल लैम्बडा, अपन ने पढ़ा है वेग का। ठीक है, कि भाई वेग क्या? लैम्बडा अपॉन टी, टी को लिख दिया, टी को क्या लिख दिया? 1/t को लिख दिया, n लिख दिया, यानी कि f आवृत्ति। ठीक है, अब अपने को ये पता है k इक्वल टू 2π लैम्बडा, यानी कि कोणीय तरंग आवृत्ति या फिर संचरण नियतांक। k इक्वल 2π लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या होगा यहाँ पर? 2π अपॉन k, तो मैंने लैम्बडा की जगह लिख लिया 2π अपॉन k। अब ये 2π इंटू n यानी कि 2πf, ये क्या हो गया? कोणीय आवृत्ति हो गया। क्या हो गया? कोणीय आवृत्ति। आपको पता ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो f को यहाँ आप क्या लिख रहे हो? n लिख रहे हो ना, तो 2πn, तो ये क्या हो जाएगा? कोणीय आवृत्ति। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन k भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा इससे? क्योंकि आपको फॉर्मूले में क्या होता है? साइन समीकरण में ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, तो डायरेक्ट ओमेगा अपॉन k करके इस तरंग का वेग निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलिए एक सवाल करते हैं, उसमें सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये देखो, ये सवाल सॉल्व करते हैं, एक ही सवाल है लेकिन इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसमें एक समीकरण दी हुई है, पूछा गया ये ज्ञात करो ए आयाम, आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, के संचरण नियतांक, ओमेगा कोणीय आवृत्ति और वी वेग, सभी आपको निकालना। ठीक है, तो देखो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करनी है। अपने पास स्टैंडर्ड समीकरण क्या है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब चूंकि ये माइनस वाला है ओमेगा टी और ये माइनस आ रहा है ना, तो माइनस के एक्स। बहुत बार ये ऐसे के एक्स माइनस ओमेगा टी भी मतलब ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो, तो आप क्या करोगे इसको? ये देखो बाहर 2π है, तो इस 2π को अंदर गुणा करोगे। 2π को अंदर क्या करोगे? गुणा करोगे, फिर जाके समीकरण सही बनेगी। 2
साइन ये हो जाएगी रियल समीकरण 2π75t माइनस 2π/60 x, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आपने देख लिया कि देखो पहले तो इस तरंग संचरण की क्या होगी दिशा, किस डायरेक्शन में ये जा रही है तरंग, तो तरंग किस दिशा में जा रही है, माइनस आ रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स यानी कि प्लस एक्स दिशा में गति, प्लस एक्स दिशा में गति, प्लस एक्स दिशा में गति। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही है, ए देखो कितना आ रहा है 2, ए बराबर 2, यहाँ से देखोगे के बराबर कितना आ रहा है, के इक्वल टू आ गया ये 2π/60, 2π/60। ठीक है, ओके, और यहाँ से अपने पास ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा बराबर आ रहा है 2π/75, 2π/75। देखो ओमेगा की जगह कितना 2π/75। अब देखो सारी चीज़ें आ सकती है अपने पास, कैसे, देखो ये आ गया, अब निकालना टी आवर्तकाल। तो देखिए यहाँ से आवर्तकाल मतलब अपने को पता है 2π/75 और ओमेगा एक्चुअली में होता क्या है 2πn या 2πf जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से 2π तो n बराबर क्या हो गया 75, तो आवृत्ति क्या होगी 75 हर्ट्ज। ठीक है, आवर्तकाल क्या होगा 1 बटा आवृत्ति यानी कि 1/75 किस में हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब लैम्बडा, तो देखो यहाँ से के क्या होता है एक्चुअली में 2π पर लैम्बडा होता है के, तो यहाँ से देखो लैम्बडा कितना आ गया 60, लैम्बडा कितना आ गया 60 में। ठीक है, और देखो लैम्बडा ये किस में आएगा, इसकी लेंथ किस में होती है मीटर में होती है। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया लैम्बडा हो गया 60 हो गया। अब क्या निकालना के, तो के तो ये आ गया 2π/60 सीधा ही आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। अब निकालना ओमेगा, ये भी आ गया, ओमेगा भी कितना आ गया 2π/75 डायरेक्ट ही आ गया। वी निकालना है, तो वी को आप कैसे भी निकाल सकते हो, वी को आप या तो ओमेगा अपन के वाले फॉर्मूले से निकालो, तो ओमेगा कितना है 2π/75 और के कितना है 2π, के कितना है 2π/60, 2π/60 ना 60 जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 75/60, वी कितना आएगा 75/60, या तो ये हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा 75/60। और दूसरा आप किस फॉर्मूले से वो कर सकते हो, आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है λ/t, तो लैम्बडा क्या है अपने पास देखो 60। ठीक है, और टी कितना है 1/75, 1/75 करेगा तो ये भी कितना हो 60/75। बात क्या रहेगी वो रहने वाली। ठीक है, तो ऐसे तुलना करके आपको चीज़ों को निकालना है, ऐसे तुलना करके आपको चीज़ों को निकालना है। ठीक है, ध्यान से। ये 60, अभी ये है ना 60 यहाँ पर एक्चुअली सेंटीमीटर में। ठीक है, ये किस में है सेंटीमीटर में, क्योंकि सवाल में यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, सवाल में आपको मेंशन किया होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से सवाल में सेंटीमीटर में मेंशन है तो लैम्बडा सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में तो लैम्बडा मीटर में हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर यानी कि 60/100 कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या कर देना 60/100 कर देना बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुलना करके निकाल सकते हो। आप कोई भी सवाल पूछे आपसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसकी इस समीकरण की और जो आपको दी गई है उसकी तुलना करनी है बस। अगर माइनस है बीच में तो पॉजिटिव एक्स दिशा में कर रहा है गति, और प्लस है तो नेगेटिव एक्स दिशा में जो तरंग है उसकी गति हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण। पहले तो पढ़ेंगे कुछ ध्वनि के वेग के बारे में, उसके बाद पढ़ लेंगे अध्यारोपण के बारे में। थैंक यू सो मच।